रिकॉर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। एनगेमा कूलर्स आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन देयर एरिया। तो एनगेमा कंपनी कूलर्स की एक कंपनी है, वो काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कूलर्स की। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर वर्कर्स। फॉर दिस दे हैव चॉक्ड आउट अ प्लान। तो अपनी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। दे विल बी हायरिंग ऑपरेशनल मैनेजर्स हु टू वर्क एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो किसको हायर करेंगे? एक ऑपरेशनल मैनेजर को हायर करेंगे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करेगा। दे हैव डिसाइडेड टू कीप 8 मैनेजर्स। कितने मैनेजर रखेंगे ना? 8 मैनेजर्स रखेंगे। थस एवरी वर्कर विल हैव टू रिपोर्ट टू ऑल दीज 8 मैनेजर्स। 8 मैनेजर्स रखेंगे कंपनी में। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वो वाली थी ना जिसके अंदर गैंग बॉस होता था, रिपेयर बॉस होता था, स्पीड बॉस होता था, है ना? यस याद है? नहीं, एक इंस्पेक्टर होता था। तो उसको हम यस क्या बोलते थे? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या था ना? फंक्शनल फोरमैनशिप। ऑल्सो टेल विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विल बी वायलेटेड हेयर। कौन सा वो वायलेट हो सकता है ना यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आ सकती है? बिकॉज बेटा 8 मैनेजर्स हो गए। अब इसके अंदर क्या गया? यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी यहाँ के अंदर, क्योंकि एक बंदा कमांड दे रहा है, दूसरा बंदा कमांड दे रहा है। हमें क्या चाहिए ना कि हमारा सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, और आपने यहाँ पे 8 मैनेजर्स खड़े कर दिए कंपनी के आगे। एज अ सिंगल वर्कर विल हैव टू रिपोर्ट टू 8 डिफरेंट पीपल। तो एक जो सिंगल जो वर्कर है ना, वो अलग अलग 8 मैनेजर्स को उसको क्या देनी पड़ेगी? रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर क्या हो जाता है सर? हैम्पर हो जाता है ना, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते। डन। यस ठीक सर। है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ABCDEF लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू बिकम द वर्ल्ड लीडर इन सेलिंग वाटर बॉटल्स। तो वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं ना वाटर बॉटल्स बेचने के लिए। द कंपनी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। द टॉप मैनेजमेंट डिसाइड टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो स्टैंडर्ड सेट करना करना चाहती है। क्या करना चाहती है? स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल परचेज का स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेटअप करना चाहती है, सब चीज स्टैंडर्डाइज करना चाहती है। ताकि सर वर्क के अंदर कुछ ऐसा ना हो, डिविएशंस ना हो। कि अगर हमने आपको बोला कि 8 आवर्स के अंदर आपको 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, तो इतनी हमें चाहिए पर डे के हिसाब से। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज के अंदर, पैकेजिंग ऑफ द वाटर बॉटल, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एक जैसा सारी चीज होनी चाहिए। Which scientific technique of management is used here? Name 3 advantages of this technique. कौन सी साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन। मैनेजमेंट? कौन सी? स्टैंडर्डाइजेशन। सिंपल सा था ये तो। कौन सी लगी थी तो ना? स्टैंडर्ड आ स्टैंडर्डाइजेशन। जाता। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, 3 एडवांटेजेस क्या है? सर परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो एक तो। परफॉर्मेंस चेक हो जाती है। पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे ना? परफॉर्मेंस चेक। परफॉर्मेंस चेक। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख देते हो? एक्सीलेंस एंड क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक हो जाएगा। तो एक परफॉर्मेंस चेक हो गया, आपका क्वालिटी चेक हो गया, और एक हर एक प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा ना? स्टैंडर्ड साइज। है ना? हर एक डिफरेंट एरियाज के हिसाब से अगर आपको बॉटल्स बनानी है डिफरेंट एरियाज एंड कंडीशंस के हिसाब से, तो वो साइज भी आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, कि एक ही जैसी आपकी बॉटल्स मिलेगी हर एक जगह पर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 18। छोटा सा क्वेश्चन है ना? कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन नंबर 18। वर्क इज वर्कशिप है, काम ही पूजा है, इज अ लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये कंपनी का नाम है वर्क इज वर्कशिप। ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स इनोवेटिव आइडियाज एंड साइंटिफिक अप्रोच टू वर्किंग। तो भाई एक तो कंपनी के पास क्या है ना? इनोवेटिव आइडियाज बहुत अच्छे हैं कंपनी के, और एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसकी ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं करती। किससे काम करते हैं ना? साइंटिफिक अप्रोच। मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर एक क्या होता है? साइंटिफिक जजमेंट होती है। 10 years बैक ऑर्गेनाइजेशन वेंट थ्रू अ रेवोल्यूशन। कंपनी ने एकदम से बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया कुछ। ऑल द operations and the activities are properly noticed and the standard time taken to perform the by them was noted। तो हमने क्या करा ना? ऑल द ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को हमने नोट कर लिया। स्टैंडर्ड टाइम टेकन, परफॉर्म एंड नोटेड। हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कितना टाइम लगता है मिनिमम। ठीक है। This took a few months and now the company could find out the amount of workers required and the number of days to be involved in various manufacturing process। अब भाई आपको पता है, हर एक एक्टिविटी आपकी कंपनी में, हर एक एक्टिविटी का आपको क्या पता है? टाइम पता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कितना टाइम लेगी, पैकेजिंग कितना टाइम लेगी, प्रोडक्ट के अंदर लेबलिंग है वो कितना टाइम लेगा, प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल वगैरह लगा रहा है, तो हर एक चीज का टाइम आपको, स्टडी हो जाएगा फिर। हाँ, आपको पूरा टाइम पता है कि बेसिकली एक चीज को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब आपने किसके ऊपर काम करा कि मेरे को कितने वर्कर्स रखने पड़ेंगे, और आपको पता है कि अगर मैं कोई मार्केट से कोई ऑर्डर लेता हूँ तो वो ऑर्डर कब तक मेरा
कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ आपको पता होगा, है ना, इस चीज का। चलो आगे। तो इसको पता है कि कितने वर्कर्स मुझे रखने हैं और कितने नंबर ऑफ डेज लग जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अ ईयर लेटर दे मूव्ड अनदर लेवल बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेस इन्वॉल्वड इन द लाइव्स ऑफ द वर्कर। अब अगले साल इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस करा? वर्कर्स के स्ट्रेस के ऊपर, कि डेली वर्क के अंदर वर्कर्स को कितना स्ट्रेस हो जाता है। द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन फिनिशिंग अ पर्टिकुलर टास्क वाज नोटेड। एक काम को करने में कितना टाइम लग जाता है वो भी नोट कर लिया। This helped the company in optimizing the rest intervals for the workers so that their output could be increased. उन रेस्ट जब वर्कर्स जब करते हैं ना, रेस्टिंग टाइम को उन्होंने क्या करा? ऑप्टिमाइज करा। मतलब उस टाइम के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा करा जिससे जब वर्कर जब रेस्ट लेकर जब आए ना, तो और अच्छे से आउटपुट अपनी दे पाए। अब जैसे गूगल की अगर हम बात करते हैं तो गूगल में मैंने ऐसा सुना था, गूगल में क्या होता है पता है? गूगल गूगल कंपनी में जैसे आप काम करते हो, तो भाई हर किसी बंदे की क्या होती है ना, अपनी अपनी हॉबीज होती है। कुछ गेम वगैरह खेलने की या कुछ किसी भी चीज की। तो रेस्टिंग टाइम के अंदर आप उस हॉबी को परस्यू कर सकते हो। अब तू बोलेगा सर आधे घंटे में क्या, जैसे मान लो उसके अंदर बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज है, बास्केटबॉल कोर्ट बना रखा है, क्रिकेट के लिए छोटी सी वो स्पेस बना रखी है, बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, हर एक चीज की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो जब भी आपको अगर रेस्ट लेना है तो आप जाके क्या कर सकते हो, थोड़ी सी अपनी गेम्स खेल सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है गेम वगैरह करनी। ठीक है, गैजेट्स वगैरह हैं, थोड़ी गेम वेम खेलनी है गेम वेम खेल लो। उससे क्या हो जाता है कि वो ऑनलाइन गेम उनको भी ऐसा, अलाउड है? हाँ सब कुछ अलाउड है। तो उनको ये चीज पता चल जाता है कि भाई बंदे का क्या है, कि जब वो रेस्ट लेकर आता है ना, आने के बाद वो अपनी हॉबी थोड़ी सी कर ले, हाफ एन आवर 1 आवर उसने वो चीज कर ली। अब वो अपना आउटपुट उसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अरे थोड़ा सा माइंड उसका थोड़ी दूसरी तरफ हमने डाइवर्ट कर दिया, ये नहीं कि सिर्फ नीचे जाके खाना खा लिया, बातें कर ली, ऊपर आ गए फिर काम करने के लिए बैठ गए, नहीं। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज इसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आफ्टर 6 more months कंपनी डिसाइडेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स। अब कंपनी ने क्या डिसाइड करा? जो अच्छा काम करेगा उसको प्राइस भी मिलेगा। A different rate of wage system was decided for the worker who performed above the standard। अब देखना डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये भी हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक थी ना, कि जो वर्कर यस ज्यादा सर। प्रोड्यूस करेगा उसको मैं हर एक आउटपुट के ऊपर थोड़े से ज्यादा पैसे पे करूंगा। द स्टैंडर्ड वाज डिसाइडेड। दिस लेड टू रेवोल्यूशनरी चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्कर्स। एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज आया पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्कर्स के अंदर। एंड नाउ स्टार्टेड गिविंग देयर फुल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर वेजेस। अब उन्होंने क्या कहा, पूरे मेहनत से क्या करो, पूरी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दो, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अर्निंग्स कर पाए। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस। कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करिए यहाँ पे? नेम द 3 साइंटिफिक। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड हेयर। मैनेजमेंट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट की हाईलाइट करिए यहाँ पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। Also टाइम स्टडी identify और the डिफरेंस lines की where सिस्टम। these types have been indicated. Also identify the lines। तो बेसिकली देख टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, इसने टाइम स्टडी की बात करी, फैटिग स्टडी की बात करी। फैटिग स्टडी क्या होती थी, कि कितनी देर का बंदे को रेस्ट चाहिए ताकि वो अपना जो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है उसको दोबारा से रीगेन कर सके, रीजुविनेट कर सके, अपने आप को दोबारा से काम करने के लिए काबिल बना सके, है ना। कितनी जल्दी ये चीज हो सकता है, 15 मिनट का गैप चाहिए, आधे घंटे का गैप चाहिए, 1 आवर का गैप चाहिए, ताकि वर्कर्स अपनी लॉस्ट एनर्जी को क्या कर सके, रीगेन कर सके। दैट वाज फैटिग स्टडी। फिर था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो अच्छी केस स्टडी थी, अच्छी, नाइस। इम्पोर्टेंट। हम्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन। कहाँ से पढ़ के आया दोस्त हमारा संचित? दोस्त हमारा संचित कहाँ से पढ़ के आया? स्वीडन से पढ़ के आया। सर कौन सा कोर्स करके आया? एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का कोई कोर्स करके आया। इंडिया वापस आए और देख भाई इतनी दूर से मम्मी पापा ने पैसे लगा के भेजा, यहाँ पर आके इसने कॉफी शॉप खोल ली। अरोमा कॉफी कैन इज अ फेमस मॉल इन दिल्ली। तो उसने एक कॉफी शॉप ओपन करी और कॉफी शॉप का नाम क्या था? अरोमा कॉफी कैन। और उसने एक दिल्ली के फेमस मॉल के अंदर खोली। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफी शॉप वाज द स्पेशल अरोमा ऑफ द कॉफी। खुशबू बहुत अच्छी आती थी एंड वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। कॉफी के अंदर उस बंदे ने बहुत सारे फ्लेवर्स बनाए। somehow द बिजनेस वाज नीदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर। ना तो बिजनेस उसका बेचारे का प्रॉफिट में आ रहा था और ना ही पॉपुलैरिटी मिल रही थी। संचित वॉज कीन टू फाइंड आउट द रीजन। वो कह रहा है यार इतनी अच्छी खुशबू आती है तो भी लोग बाग ऐसे आते क्यों नहीं कॉफी पीने के लिए। ही अपॉइंटेड सनध्या एन एमबीए फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज। अब देख, इसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं, इसने किसको
संध्या संध्या को काम पे रखा, एमबीए कर रखा था उसने, एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द सेम, कि भाई तू पता लगाना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहा। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड फाइंड आउट दैट दे लव द यूनिक अरोमा ऑफ द कॉफी। उसने क्लाइंट से पूछा कि भाई क्लाइंट, आप कॉफी पीने आते हो, आपको अच्छी भी लगती है नहीं लगती हो, कह रहे नो डाउट हमें कॉफी बहुत अच्छी लगती है, अरोमा बहुत अच्छा है, बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम बीइंग टेकन टू प्रोसेस द ऑर्डर। लेकिन हम ऑर्डर अभी देते हैं, कॉफी मिलती है हमें आधे घंटे के बाद, ये बात गलत है। शी एनालाइज, अब जैसे मैकडोनल्ड्स के अंदर देखते हो ना, आप ऑर्डर दो, 1 मिनट के अंदर वो आपको आपकी ट्रे पकड़ा देते हैं कि लो सर आपको जो भी बर्गर वर्गर आपको चाहिए था Yes, फटाफट sir. से। तो आपकी सर्विंग क्या होनी चाहिए ना, आपकी सर्विंग क्विक होनी चाहिए। She analyzed and found that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. अब संध्या ने देखा कि भाई इतना टाइम क्यों लगता है कॉफी बनने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे अननेसेसरी स्टेप्स थे जिसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते थे। शी फिक्स्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। उसने क्या करा ना, एक टाइम बना दिया कि भाई कम से कम कस्टमर को सिर्फ मिनिमम हम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स तक वेस्ट करवाएंगे, 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसके पास क्या पहुंच जानी चाहिए, कॉफी पहुंच जानी चाहिए। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. अब भाई इतने सारे फ्लेवर्स बना रखे थे, उनके लिए भी तो प्रिपेयर करके रखना पड़ता था, लेकिन उनकी डिमांड ही नहीं आती थी। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस फ्लेवर की ज्यादा डिमांड ही नहीं हो रही उस फ्लेवर को क्या कर दो, बंद कर दो। उसको डेली प्रिपेयर करने में भी तो टाइम लगता है। सो शी ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स। तो ऐसे सेल बंद कर दो। एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड संध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब भाई मेन प्रॉब्लम सिर्फ किस चीज की ना, टाइम की प्रॉब्लम थी। अब टाइम अगर प्रॉपर अगर इन्होंने प्रोवाइड करा तो कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज होगी। नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या। एक तो मेरे ख्याल स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए आपका, टाइम स्टडी होना चाहिए। हाँ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है ना, सिंप्लीफाई कर दो ना वर्क। इतने सारे फ्लेवर्स को चलाने से क्या फायदा, इतने सारे फ्लेवर्स को रन करने का क्या फायदा। जिसकी ज्यादा डिमांड है सिर्फ उन फ्लेवर्स के ऊपर आप क्या करो, काम करो, पूरा मैन पावर लगाओ उस फ्लेवर के ऊपर और फटाफट से सर्विंग कर दो ताकि कस्टमर इधर उधर ना चाहे। डन। अच्छी थी ये भी, Yes. अच्छी लगी संध्या वाली की स्टडी। हाँ जी सर, अच्छी लगी। ओके, इम्पोर्टेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। अब आंसर तो तूने देख दिया, लेकिन पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 20। अ साइंटिस्ट वर्किंग इन अ फैक्ट्री ऑफ बेटरमेंट ऑफ द ऑपरेशनल एस्पेक्ट स्टडीड ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक साइंटिस्ट ने ना सारा पूरी स्टडी कर दी कि एक जब प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ही वॉज अटेंटिवली noticed all sorts of movement to arrive at a simpler way of doing all the activities possible। एक सिंपलेस्ट वे उसने निकाला कि कैसे इसको सिंपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट। भाई देख यहाँ पे किसकी बात चल रही है, ऑल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, मोशन मतलब मूवमेंट। तो उसने सारी मूवमेंट्स चेक कर ली कि कैसे शॉर्ट तरीका है जिससे प्रोडक्ट बन सकता है। With his hard work, he was able to bring down the number of activities from 34 to 22। नंबर ऑफ एक्टिविटीज, पहले कितने मोशन लगते थे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर, 34 मूवमेंट करनी पड़ती थी। अब सिर्फ कितनी मूवमेंट करनी पड़ रही है सर आपको, 12 मूवमेंट करनी पड़ 22. रही है। दिस वर्क वॉज एबल टू ब्रिंग डाउन द लेबर चार्जेस। अब सर जब वर्कर से आप कम काम करवा रहे हो तो एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी मतलब कम समय में हम उनसे ज्यादा काम करवा सकते हैं। थस ही गेव द ऑर्गेनाइजेशन एडेड एडवांटेज मिल गया कंपनी को। तो कौन से साइंटिफिक टेक्निक की बात करें ना, मोशन स्टडी, क्योंकि मोशन स्टडी कनेक्टेड है मूवमेंट के साथ। इसको टाइम स्टडी नहीं बोलना कि सर टाइम स्टडी नहीं बोलना, यहाँ पे मूवमेंट्स की बात थी तो मोशन स्टडी आ जाएगा। ठीक है, आगे। Okay. Kanpur Leather Limited is a manufacturer of leather products. It is producing on large scale and its organizational structure is functional। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक में हमने पढ़ा था ना फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। In the production department, various foremen has been employed. Each foreman has been made responsible for production planning, implementation, and control. This has led to situation of confusion and uncertainty. Suggest a technique of scientific management of Kanpur, which may help it effectively organize planning and its execution। भाई काम किस चीज का है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। किस चीज का काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसने क्या करा है ना, फोरमैन एम्प्लॉय कर दें काम के अंदर। हमें क्या करना है, फोरमैन क्या होते हैं, कुछ लोगों को रखना है जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ पाए, और प्लानिंग, प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल ये लोग रख पाए, और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए काम के अंदर। तो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप लग जाएगा
क्या लग जाएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके अंदर ये क्या बोलता है कि आप कितने तरीके के मैनेजर्स को रख लो, सर 8 तरीके के मैनेजर्स को रख लो, रूट क्लर्क रख लो, इंस्ट्रक्शन क्लर्क रख लो, टाइम कॉस्ट क्लर्क रख लो, डिसिप्लिनियर रख लो, गैंग बॉस रख लो, रिपेयर बॉस रख लो, इंस्पेक्टर को रख लो, है ना। ये कुछ ऐसे करके आपकी फिगर्स थी। तो फैक्ट्री मैनेजर ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन बोले तो फैक्ट्री, नाम याद है ना, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में कौन आते हैं, रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में कौन आते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ओके। ओके, इतनी आराम आराम से कैसे ये बोल रहा पूरा है। ये पूरा बनाना होगा। ना ना, बनाना नहीं होगा तेरे को, सिर्फ याद दिलाने के लिए। तेरे को तो सिर्फ लिखना है, ड्राइंग थोड़ी ना बनानी है। तो कितना कहाँ तक लिखना होगा इस क्वेश्चन में पूरा? यहाँ खाली तक फंक्शनल फॉर्म है। याद, बस। जो प्रोडक्शन इंचार्ज हो गए तेरे, सारे प्लानिंग इंचार्ज के बारे में बता रहा है। ठीक है। ही सजेस्टेड दैट अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर इज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 लोग आएंगे, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और उन लोगों के अंदर 4 4 लोग आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22। ABCDEF इज अ वर्ल्ड रिनाउंड रिटेल चेन स्टोर। तो एक चेन स्टोर चलता है इनका, है ना, कोई सा भी चेन स्टोर, जैसे डोमिनोज एक चेन स्टोर है, मैकडोनल्ड्स एक चेन स्टोर है, सारे चेन स्टोर्स हैं। Customers here are very much pleased with the products and services provided by the stores. Customers बहुत खुश हैं इन स्टोर से। The customer satisfaction internal efficiency indicator for the organization is rated best in the industry. तो बेस्ट रेटेड है ये कंपनी। However, there has been a few steps taken by the organization which provide organization the edge. मतलब कुछ हटके है ये दूसरी कंपनी से, अपने कॉम्पिटिटर से, बिकॉज कुछ अच्छी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज यूज्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, अब स्पेशल एक नया सॉफ्टवेयर यूज करती है, स्पेशल सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट्स ऑल द स्टोर्स एंड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन इट्स बिलिंग एंड वर्किंग पैटर्न। मतलब तू सोच कि तेरा एक, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर ही तेरे 100 स्टोर्स है। कितने स्टोर्स है दिल्ली के अंदर, दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें 100 स्टोर्स है। मान ले तेरा हरियाणा, हरियाणा दिल्ली से भी बड़ा है, हरियाणा के अंदर तेरे 200 स्टोर्स है। ऐसे अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया तेरे लगभग लगभग 2000 स्टोर्स है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसके अंदर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन इट्स बिलिंग एंड वर्किंग पैटर्न। इसका मतलब क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर बन रखा है कि जैसे मान लो चाहे परचेजेस कस्टमर ने कहीं से भी करी हो, बिल सारा का सारा एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर बन जाता है। हर किसी स्टोर के सॉफ्टवेयर अलग ही नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर है। मतलब रात को जैसे मान ले तू ओनर है इस कंप 2000 स्टोर्स का, क्या है ना, ओनर। तो तू सामने अपने अकाउंटेंट से बोलता है कि भाई आज मेरे जो 2000 स्टोर्स है उसमें कितनी सेल हो, तो वो फटाफट से तेरे को बता देगा, सर यूपी वाले स्टोर में इतनी हुई, हरियाणा वाले में इतनी हुई, दिल्ली वाले में इतनी हुई, पंजाब वाले में इतनी हुई, चंडीगढ़ वाले में इतनी हुई। ठीक है, सब कुछ बता देगा। वेस्ट बंगाल में इतनी हो गई हमारी सेल। तो ऐसा कुछ बिलिंग सिस्टम है जिसके अंदर सारे स्टोर्स का डेटा एक साथ ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। डेली की सेल्स परचेज क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ओके। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज मेंशन्ड हियर। सर कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करिए ना, यहाँ पे क्या बात करिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कौन सा हो गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब ट्रेडिशनल मेथड को आपने रिप्लेस कर दिया, न्यू टेक्निक के साथ आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को लेकर आ रहे हो, जिससे क्या हो रही है, यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी इन इट्स अप्रोच, एक जैसा। मतलब 2000 के 2000 स्टोर एक ही तरीके का सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई टैली में काम कर रहा है, कोई बिजी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और सारे की सारी एंट्रीज एक ही जगह पर स्टोर हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23। Star Limited is a garment manufacturing company which has been performing quite well. The company got a major order of 2000 shirt which it's supposed to manufacture and supply within 2 weeks of time. तो 2000 शर्ट्स इसको बनानी थी और 2000 शर्ट्स 2 हफ्ते में बना के इसको भेज दी थी। ऑन एन एवरेज द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अराउंड 50 to 60 शर्ट्स इन अ डे। भाई 50 से 60 शर्ट्स बन जाती है पर डे के हिसाब से। देयरफॉर इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई 2000 शर्ट्स बनानी है और मैं बोलूँ डेली की अगर 50 शर्ट्स अगर आपकी बने तो कितना टाइम लग जाएगा।
बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेट तो कर ले, 2000 डिवाइडेड बाय 50, 50, 40 40। दिन, 40 days तो है मिनिमम, मतलब कम से कम इतना दिन तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम डिवाइडेड बाय 60 भी कर देते हैं तो भी 33 days आते हैं। और इसको कितने वीक में कंप्लीट करके दे रहा है? 50 to 60। 2 वीक, 2 वीक्स टाइम, 14 दिन के अंदर। हाँ। मतलब अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ कम से कम कितना टाइम लगेगा, जैसे 50 days के हिसाब से 40 दिन थे और वैसे 33 days से कम से कम 33 days, मैक्सिमम कितने डेज, 40 days। लेकिन भाई साहब इनको कितने दिन में कंप्लीट करके देना है, सिर्फ 14 days के अंदर। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात होगी ना यार। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्स इट्स लेबर टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स। तो वर्कर्स को हमने क्या बोला, भाई जी जान लगा दो, दिन रात काम करना पड़ेगा विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। लेकिन भाई देख, सबसे बुरी लाइन आपने क्या बोल दी, विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। वर्कर्स ने पूछा सर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे क्या एक्स्ट्रा काम करने के, आपने बोला नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इन रिटर्न मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस द वर्कर्स दैट देयर वेजेस विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, उसने बोला अभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में आपके वेजेस को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे परमानेंट बेसिस के ऊपर, एज सुन एज द ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम आपकी क्या कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ा देंगे। The labor agreed to the manager's proposal and completed the assigned task with the allotted time frame। वर्कर ने काम कंप्लीट करके दे दिया, क्योंकि उनको ऐसा बोला गया कि अब भाई ये तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। As per the promise, management increased the wages of the workers and the project became a great success। Both management and labor honored their commitment। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करा ना इसने, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को फॉलो करा है ना। चलो 24 कर लो फटाफट से सेल्फ, जल्दी से। ओके सर। स्क्रॉल तो करा ऊपर। कर तो दिया, ये तो रहा 24। 23 अटका पड़ा है मेरे उसमें। 23 अटका पड़ा है। अब आ गया। सर कर लिया। ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर यस सर। 25। In a huge manufacturing company, there was a constant training program running for the workers throughout the years। तो एक बड़ी सी कंपनी थी, उसमें हर वक्त कंपनी का क्या चलता रहता था, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था throughout the year। The workers were trained about the machines as the management realized that management is all about relationship among the workers and their problem प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द मशीन्स। तो डेली इनको क्या सिखाया जाता था ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी कि आपको मशीन्स के साथ कैसे वर्क करना है, हाउ टू वर्क विद द मशीन्स, प्रॉपर हैंडलिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या था ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था हमारे, सिर्फ वर्कर्स किसके साथ अट्रैक्ट करते थे, मशीन्स के साथ अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, मशीन्स पे काम करना है उनको बस पूरे दिन, तो उनको प्रॉपर क्या रन करनी आनी चाहिए, मशीन रन करने के लिए आनी चाहिए। As the size of the organization increased, management decided to release their hold on day-to-day activities of the organization
A more decentralized approach was appointed where the workers could decide about the machines and the amount of raw material required instead of the traditional centralized approach as per the needs. अब भाई सबसे पहले जो सारा का सारा जो मैनेजमेंट था वो किसके ऊपर फोकस करता था, वर्कर्स के ऊपर, कि भाई वर्कर्स ठीक तरीके से मशीन को रन कर रहे नहीं कर रहे। अब काम जैसे जैसे बढ़ता गया तो मैनेजर्स को क्या लगा, हमारे पास और बड़ी चीजें भी है करने को, हम क्या करते हैं कि वर्कर को पावर दे देते हैं कि वो जितना मर्जी रॉ मटेरियल जो यूज करना है मशीन के अंदर यूज कर ले। ठीक है, ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज अप्रोच को हमने खत्म कर दिया, कौन सी अप्रोच को फॉलो करा, डिसेंट्रलाइज अप्रोच को हमने फॉलो करा। बात समझ में आती है सर? The management knew that the external environment is dynamic. In order to meet stiff competition, they clarified to the workers that their instructions should not be taken strictly, should not be and should be molded as per the requirement of the organization. अब मैनेजर ने देखो कितने अच्छे मैनेजर्स थे, मैनेजर्स को पता है कि एनवायरनमेंट कैसा है ना, डायनेमिक। तो मैनेजर्स ने क्या बोला अपने एम्प्लॉयज को कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस तो देंगे, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करना है, लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो आप उस उसके हिसाब से अपनी डेली वर्किंग को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यस। एंड द लेवल वेयर एक्चुअल एक्शन टेक्स प्लेस, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी है सर यहाँ पर, बोलो सोचो। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, अच्छा, फ्लेक्सिबल है कोई प्रिंसिपल? फ्लेक्सिबल कोई प्रिंसिपल है? हाँ यार तो फिर तो हो जाएगा। अरे केस स्टडी करने, यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स की बात थी, तो यहाँ पे था प्रिंसिपल्स, एक तो जनरल फ्लेक्सिबल गाइडलाइन प्रिंसिपल है हमारा, है ना। और सर यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है, हमने क्या बोला कि वर्कर्स डायनेमिक एनवायरनमेंट है तो वर्कर्स अपने चेंजेस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और ये क्या है, मेनली बिहेवियरल, क्योंकि यहाँ पर हम मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा कौन, वर्कर्स, तो मेनली बिहेवियरल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो तीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी हमने, एक तो फ्लेक्सिबल, एक जनरल गाइडलाइंस और एक मेनली बिहेवियरल। ठीक, सिंपल है। लाइंस आपको कोटेड है यहाँ पे, गिवन है कौन कौन सी लाइंस है, हमें पता चल रहा है, कर लोगे समझ में आ जाएगा। फ्लेक्सिबल का मतलब हमें पता ही था यहाँ पर कि भाई सेंट्रलाइज अप्रोच से आप डिसेंट्रलाइज अप्रोच दे दी तो वर्कर्स आर फ्लेक्सिबल टू टेक द डिसीजन। जनरल गाइडलाइंस, मैनेजर्स ने सीधा बोला है हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो रॉ मटेरियल के हिसाब से। ठीक है, डन। अब कितने क्वेश्चंस बचे, 26, 27, टोटल 30।